यही भाजपा थी जो काला धन लेके बड़ा बड़ा बात कर रहा था। बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स अब करेंगे तो यही होगा कि लोग बैंक में जितना भी राशि रख रहे हैं उससे भी पैसा और नहीं रखेंगे और ज्यादा काला धन जो है बढ़ेगा। आप ये देखते हैं कि सरकार के जो डायरेक्ट टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है, कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स का करीब 6,67,000 करोड़ का है। हाँ, ठीक तो है। अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगा कलेक्ट करेंगे, पहले तो इसका ब्लूप्रिंट कैसे इतना कलेक्ट होगा। ब्लूप्रिंट ये है, सब तरह के टैक्स हटाओ, एक सिंगल प्लेटफॉर्म में वन सिंगल विंडो से हमें बैंकिंग कैश बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ। इन देशों का बात कर रहे हैं, ये कैसे देश है जो वर्जिन आइलैंड्स है, जो स्विट्जरलैंड जैसा टैक्स हेवेंस है, जहां दुनिया भर के चोर जो है जो वहां पे जाके अपना काला धन रखते हैं, वो भारत को ये राष्ट्रवाद के नाम पे भारत को चोरों का काला धन बनाने का जगह नाम बना बताओ। रहे हैं। हमारा आपका जो प्यून है घर का, ये नौकर है, वो मोबाइल यूज करता है तो छोटा सा सर्विस टैक्स देता है। वही पैसे वाला व्यक्ति ज्यादा सर्विसेज यूज करता है, ज्यादा सर्विस टैक्स देता है। उसी प्रकार बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स में कम यूज करोगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन को आप कम दोगे, ज्यादा आपके होंगे ट्रांजैक्शन आप ज्यादा दोगे। ये अमीर और गरीब में डिफरेंस नहीं देखता है। ये सबके ऊपर, ये सबसे कलेक्ट किया जाता है। तो जो इनकम टैक्स का है, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे है कि जो ज्यादा कमा रहा है उसको ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए। तो टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो खर्चा होता है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन से तो आप टैक्स लगा के एक तरह से कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। आपने लोन लिया, आपने और बच्चे की economy आपने बच्चे की शादी के लिए लोन लिया, उसके ऊपर टैक्स। आप घर की ईएमआई पे करेंगे, उसके ऊपर टैक्स। और भारत में कुछ साल पहले बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स आया था। में 2005 में आया और 2009 में निकाला, और उसमें जो कलेक्शन थी 600 करोड़ से भी कम। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आजकल के टाइम में बिना अर्थ के संन्यास भी संभव नहीं है, लेकिन अर्थ हो और टैक्स ना हो, ये संभव हो जाए तो संन्यास के साथ साथ गृहस्थ भी चकाचक हो जाए। बाबा रामदेव के आर्थिक विचारों को बीजेपी हवा तो दे रही है, मगर खुलकर हाँ नहीं कह रही है। यह बात जनता तय करेगी कि यह कोई चकमा देने का कार्यक्रम तो नहीं, या टैक्स व्यवस्था में सचमुच बड़े बदलाव का रास्ता रामदेव या अर्थक्रांति.org के इस अर्थ विचार से होकर गुजर रहा है। सोमवार के प्राइम टाइम से कई दर्शक असंतुष्ट नजर आए, कुछ मेरी वजह से और कुछ ढंग से बात ना होने की वजह से। कई लोगों को लगा कि मेरी भूमिका भी ठीक नहीं थी, और कई लोगों को यह भी लगा कि फलां ने ठीक से बात नहीं की। पर मैं परेशान इस बात से हुआ कि टैक्स खत्म करने के आइडिया को लेकर मेरे शो से अफवाह ज्यादा फैली या कुछ तार्किक समझ बनी। टीवी की बहस में आधा ध्यान तो बोलने वाले की आक्रामकता या शैली पर चला जाता है। हकीकत तब पता चली जब हमारी सहयोगी सर्वप्रिया सांगवान ने सबके बोले हुए को लिखना चालू किया, ट्रांसक्राइब किया, जिससे यह निकल कर आया कि चंद वाजिब सवालों के अलावा खास काम की बात नहीं हुई। मैं खुद ही कल के शो को 10 में से 2 नंबर देता हूं, 2 इसलिए कि आपने फिर भी देखा था। क्या कल जो कमी रह गई उसकी आज भरपाई हो सकती है? प्रयास करते हैं। टैक्स व्यवस्था जितनी जटिल है उतनी ही मुश्किल है। एक एंकर के लिए रातों रात एक्सपर्ट हो जाना। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज फिर उस आग से खेलने जा रहा हूं जिसे रामदेव को लगता है कि अगर बीजेपी ने ऐसा कर दिया और कमेटियां बनाकर भटकाया नहीं तो भारत से महंगाई और गरीबी खल्लास हो जाएगी। हम प्राइम टाइम में आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं शिशिर सिन्हा, सीनियर असिस्टेंट एडिटर द हिंदू, बिजनेस लाइन, प्रोफेसर अरुण कुमार उस छोर पर बैठे हैं, अर्थशास्त्री, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आप जुड़े रहे हैं। दीपक करांजीकर हैं, आप सदस्य हैं अर्थक्रांति.org के, और SR वाधवा साहब हैं, पूर्व चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स के। तो अभी रामदेव जी उन्होंने कहा था तो आएंगे, लेकिन आ ही रहे होंगे कहीं से। दीपक जी, मैं आपसे पहले जानना चाहता हूं कि ये जो प्रक्रिया है, आपने बीजेपी के किन किन बड़े नेताओं को आपने बताई है, और आप लोग कौन लोग हैं? अर्थशास्त्री हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? ये सब थोड़ा सा जानने का मन करता है। या कहीं मेरी तरह इतिहास का विद्यार्थी होते हुए अर्थशास्त्र में तो नहीं घुस आए हैं? अर्थक्रांति एक पूना की ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। इस विषय पर 14 साल से ये सोशल इकोनॉमिक्स पे काम करने वाले लोग हैं। हाँ। और इसलिए इसका मॉडल जो है वो सोशल प्लस इकोनॉमिक्स ऐसा है। बीजेपी के कई नेताओं से हमारी बात हुई है, हर पार्टी के कई नेताओं से बात हुई, क्योंकि ये हर तरह के सुझाव गए कई सालों से आ रहे हैं। हमारे देश भर में 1800 प्रेजेंटेशन हो गई है, जिसमें से काफी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स है, हर जगह हम जा चुके हैं। आप लोग अर्थशास्त्रियों का समूह है, ये क्या है? हम लोग, मैं खुद यूएस में काफी साल था,
वॉल स्ट्रीट पे काम किया हूँ। बाकी अर्थशास्त्री हैं? अर्थशास्त्री नहीं है, इंजीनियर है। इंजीनियर है, लेकिन इकोनॉमिक्स जानते हैं, सोशल इकोनॉमिक्स ज्यादा जानते हैं। बाकी और लोग जो इस समूह में हैं, हाँ, काफी लोग हैं, कुछ इकोनॉमिक्स भी है, इकोनॉमिस्ट है, कुछ बस इंजीनियर है, कुछ चार्टर अकाउंटेंट्स है। मतलब ये एक समूह है जहाँ पे हर तरह के समाज के हर तरह के लोग। ठीक है। और ये काफी मंथन वाला समूह है, इसकी काफी बातें हो। मैं एक और सवाल जानना चाहता हूं कि ये आप लोगों ने पूरा सोच के बनाया है, या इसके बाद भी अगर बीजेपी को कहना पड़े तो बहुत सारी कमेटियां बनानी पड़ेंगी? ये वो सारा काम आप लोग पहले से कर लिए हैं? बेसिकली ये एक डिजाइन है, ये कंसेप्ट नहीं है, ये ड्रीम नहीं है कि हम दिखा रहे हैं और पता नहीं कैसे करने का ये मालूम नहीं। ये सब कैसे करना, ये सारा तैयार है, ट्रांजिशन प्लान है, ये काफी सोच चुके हैं। ठीक है। इस पे कोई टेक्निकल फॉल्ट को 5 करोड़ का बख्शिश है, जो अनेक सालों से कुछ ने लिया नहीं है। 5 करोड़ हमारे बैंक टेक्निकल फॉल्ट निकालेंगे 5 करोड़ देंगे का बख्शिश है उसको। ये जो पैसा है आपके पास 5 करोड़ कहां से है? नहीं है ना, हमारे लोग हैं जो हम लोग 5 करोड़ कर देंगे। चलिए शिशिर जी, आप 5 करोड़ इनसे ले लीजिए, कोई फॉल्ट नहीं। देखिए 5 करोड़ तो पता नहीं अब वो मुझे देंगे या नहीं। आपके रिटायरमेंट से ज्यादा पैसा है। मेरा इनसे सिर्फ एक सवाल है, तो मैं कुछ मुझे भी दे दीजिएगा। ठीक है। इन्होंने कहा बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, इन्होंने एक उदाहरण दिया कि 2% के दर पे लगा दीजिए। आज आपके देश में से हर 2 में से 1 भारतीय के पास बैंक अकाउंट नहीं है। ठीक है। आपके कम से कम 10 बड़े राज्य हैं जहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं, काफी कम है। आप ये किसके लिए लागू कर रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद के लिए? क्या हमारी टैक्स देने वाली आबादी सिर्फ इसी शहर में रहती है? और क्या इनके जरिए आप 11,000 करोड़ या 12,000 करोड़ रुपए जुटा लेंगे, जो कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जुटाते हैं? ये संभव नहीं है। लाख माफ कीजिएगा, 12 लाख करोड़, क्या आप उतना जुटा लेंगे? ये संभव नहीं है। एक सवाल हुआ कि बहुत सारे लोग, आज ही कोई कमेटी की रिपोर्ट आई है आरबीआई की, जिसमें कहा गया कि 1 जनवरी 2016 से जो भी एडल्ट होगा, वयस्क होगा, उसका बैंक खाता होना ही होगा। मतलब अब उसका ये मतलब एक तरह से खाता अधिकार योजना लगता है कोई आने वाली है इस देश में। शिशिर, मैं चाहता हूं कि आप दीपक जी से ये सवाल करें, या उससे बात निकल कर आए कि कई लोग कह रहे हैं कि जो लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए ये व्यवस्था उसी में अपनाते हैं कि हम और आप ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें क्या कमी है? एक तो हो गया कि लोग बाहर हैं तो ये समान व्यवस्था नहीं हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो लोग बैंक के सिस्टम में है, फिर उसमें क्या आपको कमी नजर आती है? आप सीधी सी बात बताइए, आप हर बार जब बैंक में आपको 2,000 रुपए भी मिलते हैं, 5,000 रुपए भी मिलते हैं, क्या आप हर बार उस पर 2% टैक्स देना चाहेंगे? मेरा इनसे सवाल ये है कि हर बार मैं ट्रांजैक्शन के लिए 2% टैक्स दूं तो मेरा इफेक्टिव वास्तविक रूप में मुझे कितना पैसा मिलेगा? आप बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे लगता है लोगों ने ये कंसेप्ट को ठीक तरह से समझना चाहिए। बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स जब बोलते हैं तो हर एक के दिल में अपनी अपनी सोच के ख्याल आते हैं। एक सेकंड, मेरे इस आज के शो का नियम है, हम भावना पे नहीं जाएंगे। नहीं, ये भावना अच्छी है या नहीं है, इस पे मेरा बिल्कुल जो सवाल है, समय टीवी का समय बड़ा जटिल होता है, तो आप उस पर आइए। आप कह रहे हैं कि कितने जरा से 2-2% देके हम कई बार टैक्स देते हैं, इस पर आप जवाब दीजिए। बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स सिर्फ रिसीविंग अकाउंट पे है। जब भी मैं आपको 100 रुपए का चेक दूंगा, उसमें से नोशनल 2% आज बोल रहे हैं। मेरा भी तो वही सवाल है कि मेरी बात पूरी होने दो। तो उसमें से 2% जाएंगे, मतलब वो जो रिसीव करेगा पैसा उससे कटेगा टैक्स, जो देगा उससे नहीं कटेगा। अभी आप जो बोल रहे हैं कि इसमें हर बार पैसे आएंगे तो हर बार टैक्स कटेगा, ऑल दिस आर मोडालिटीज। वो मोडालिटीज पे बात हो सकती है। इसका जवाब होना चाहिए। जब भी पैसा जमा होगा टैक्स कटेगा। आप मेरे अकाउंट में पैसा दे रहे हैं, तो वो मैं हो सकता है इनसे उधार ले आऊं, मेरी आमदनी नहीं है, वो इनको देना है, हो सकता है इनके पास पैसा है, 2 रात के लिए मुझे जमा करना है, तो मुझे वो पैसा देना है। तो जो आमदनी नहीं है, टैक्स आमदनी पे लगे, ये बात समझ में आती है, लेकिन सामान्य पैसा लेन देन पे भी टैक्स 2% लगाए, ये बात समझ में मुझे नहीं आई। आप ये वाली बात, बेसिक बात समझा रहा हूं। मनी पे टैक्स है, मनी ट्रांजैक्शन पे टैक्स है, और ट्रांजैक्शन ऑन रिसीविंग, देने व लेने में टैक्स नहीं है। वैसे गलत समझते हैं लोग। नहीं, मैं वही 14 साल आपने लगाया, तो इस बात का सरल जवाब आना चाहिए आपके पास। आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया अकाउंट में, चेक से 5 करोड़ नहीं, 1 लाख रुपया दिया। हाँ, तो उसमें 2% आप उसमें से ले लीजिएगा, टैक्स चला जाएगा। अब मैंने आपसे उधार लिया, अब तो मैं आप तो और 2,000 लगा के दूंगा ना आपसे। अगर 2,000 रुपया टैक्स में चला गया तो वापस तो आप पूरे पैसा लेंगे हमसे। नहीं, ये सब मोडालिटी है। इसका मैकेनिज्म तो बहुत कुछ वर्कआउट हो सकता है। नहीं, हो सकता नहीं। आपने उसका मैकेनिज्म है, उसका मैकेनिज्म है, किस पे कैसे लगेगा, बहुत सारे नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक इतनी बड़ी पार्टी को आपने इन्वॉल्व कर लिया है, और ये अच्छा आइडिया है। मैं कह रहा हूं कि मैं उदारता के साथ सुनना चाहता हूं मैं इसको, लेकिन
14 साल में इतना बेसिक सवाल का जवाब तो नहीं है आपको ना, 2 मिनट में आ जाना 2 चाहिए। मिनट में जवाब है, टैक्स लगेगा, जितना पैसा रिसीव होगा टैक्स लगेगा 2%। अगर पैसा आप रिसीव करेंगे बैंक से और उसको 2% देना पड़ेगा, 1 लाख रुपया मैं लूंगा लोन, तो 2,000 मुझे लोन देना पड़ेगा, तो मैं कैश में क्यों ना करूंगा? अच्छा, 1 लाख मुझे कोई मेरे घर पे पुलिस बैठी हुई है कि मैं उस कैश को बैंक में जरूर जमा कराऊंगा? तो आपको मैं 1 2% नहीं दूंगा, मैं उसको कैश में कराऊंगा। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हिस्ट्री के एक उदाहरण है। 18वीं सदी में इंग्लैंड के अंदर विंडो टैक्स लगा। ये क्या होता है सर? विंडो टैक्स होता है कि आपके मकान में कितनी विंडोज हैं, अच्छा। कितनी खिड़कियां हैं। तो जब वो चेक करने आते थे कि आपके मकान में कितनी खिड़कियां हैं, तो लोग अपनी खिड़कियों पर प्लास्टर करके बंद कर देते थे कि मेरे मकान में तो एक ही खिड़की है। उनकी 8 खिड़कियां होती थी और बाकी 7 को बंद कर देते थे। तो इसी तरह से आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाते ही लोग कैश में धंधा करेंगे। अब आप ये नहीं समझ रहे। रवि जी, आपने बोला था भावनाओं पे नहीं जाएंगे, विनोद पे भी नहीं जाएंगे, आप सीधी बात करें। नहीं, एक सवाल आया है कि लोग, कल भी ये सवाल आया था कि लोग बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, ब्लैक मनी और बढ़ जाएगा। अरे अरुण जी आ रहे हैं, थोड़ा बारीकी से। सवाल आ सकते हैं, लोगों के दिल में कई शंकाएं हो सकती है। मुझे उससे मतलब नहीं। सब जेन्युइन सवाल है, या तो 5 करोड़ जवाब देता हूं ना, मैं जवाब देता हूं। नहीं, छोड़ के मुझे भी ये रात 5 करोड़ की तो आप नहीं हो नहीं सकते। मैं रिटायर आप भी ले लेंगे। अच्छा, आप ले लीजिए, ठीक है। ये 5 करोड़ के लिए चर्चा नहीं है। बैंक ट्रांजैक्शन, देखो आप लोन लिया 1 लाख रुपए और आप बोल रहे 2,000 मेरे बैंक से कटेंगे। आप लोन पे कितना इंटरेस्ट देते हैं वो आपको देना, वो टैक्स नहीं देना है जो लोन पे आता है वो। अब लोन पर ब्याज नहीं देने का टैक्स, बाकी कोई टैक्स नहीं आपको। 32 तरह के टैक्स भरते हैं हम। अरे भाई, वो अलग बात है, वो आपने हटा दिया है। सब टैक्स निकल गए। 2 सवाल का जवाब दीपक जी आपने नहीं दिया है। बोलो। कल भी आपके प्रतिनिधि से हम आपको फिर मौका दे रहे हैं, हमको जल्दी में, मतलब वो नहीं, मैं यही नहीं चाहता कि मैं ही जीत जाऊं। मतलब आपके पास भी 5 करोड़ है तो भारत का ही पैसा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 बात है कि कितने बार ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। एक हमारे तोमर साहब हैं, जापान से कल रात को टोक्यो से ईमेल किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि वो इनकम टैक्स भी देते हैं, ठीक है, लेकिन उनका एक हर जगह 5% का ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। मतलब कहीं खा रहे हैं तो वो दे रहे हैं, या कोई चीज पे दे रहे हैं, तो वो हम समझ सकते हैं। मुझे उसका ठीक से मालूम नहीं है, वो हम समझ रहे हैं कि वो शायद वो एक तरह का जीएसटी है, जिसमें आपको एक ही तरह का सर्विस टैक्स आपको हर जगह लग रहा है, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितनी बार इन्होंने पैसा 1 लाख दिया, उस पर भी मैं 2% दे दूं, मेरी सैलरी का पैसा आया उस पर भी 2% दे दूं, ठीक है, हर महीने में 2% देता चला जाऊं, या कितने बार का, या ये उन्होंने जवाब नहीं दिया कि अगर आप 2% टैक्स लेंगे तो लोगों ने भी एक सवाल, ऐसे एक सुजय का एक एसएमएस आया है कि ब्लैक मनी और बढ़ जाएगी, लोग बैंक में नहीं जाएंगे, फिर इतना टैक्स लगेगा। ब्लैक मनी एक और सवाल है, एक और तीसरा सवाल है कि इससे अगर आप टैक्स ले लेंगे तो हर तरह की जायज नाजायज पैसा जो है वो एक तरह से जायज हो जाएगा। बट उसमें आपको क्या फिर ब्लैक मनी चाहिए कंट्री में? नाजायज पैसा चाहिए कंट्री में? मतलब वो दाऊद का पैसा बैंक में कहीं पड़ा हो, किसी और नाम से 2% टैक्स दे दे, कहे कि हम तो टैक्स दिए जी, व्हाइट मनी। नहीं, आपने बात किया ब्लैक इकोनॉमी बढ़ 3 जाएगी। सवाल का आप जवाब दीजिए। आप चाय भी पीते रहिए आराम से। अरुण जी जरा आराम से जवाब देंगे। हाँ, 5 करोड़ का सवाल है, थोड़ा सा टाइम देते हैं। नहीं, दे सकता हूं जवाब। दो अभी क्या है? हाँ, तीनों बात का जवाब दीजिए। पहली बार जितने ट्रांजैक्शन होंगे उतनी बार टैक्स लगेगा, नंबर 1 जवाब सीधा है। अभी मेरे जवाब पूरे होने दो, उसके ऊपर सवाल हो सकते हैं, मैं वेलकम करूंगा। दूसरी, हमने ज्यादा टैक्स नहीं दिया। नहीं, सुनो ना, अभी मेरी पूरी बात होने दो, ठीक है। तो जितने बार ट्रांजैक्शन होंगे रिसीविंग अकाउंट में, तब आपको टैक्स देना पड़ेगा 2%। आपने दूसरी बात उठाई, ब्लैक मनी क्रिएट होगा, क्योंकि कौन बैंक में 2% देगा? आज ब्लैक मनी क्यों क्रिएट हुआ है? 32 तरह के डायरेक्ट और 56 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हम दे रहे हैं आज। कोई भी फार्मर को टैक्स नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन सुनो बात सुनो, तो वो सब दे रहे हैं आज। इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता नहीं चलता, वो प्राइस में चला जाता है, आपको समझता ही नहीं है मैंने टैक्स दिया है। कोई बोलते हैं खेती पे टैक्स नहीं है, फार्मर को टैक्स नहीं है, वो डीजल खरीदता है तो टैक्स देता है, वो हल खरीदता है तो टैक्स देता है, कपड़ा खरीदता है टैक्स देता है, वो प्राइस में इंक्लूड है, पता ही नहीं है, तो पिछले जेब से जा रहा है। तो दूसरी बात ये, डीजल के खरीदने का टैक्स दोनों अलग है। हाँ, तो डीजल का टैक्स देके ये नहीं कह सकते कि हम टैक्स देते हैं। नहीं, फार्मर को टैक्स नहीं, ऐसा भी आर्गुमेंट है। टैक्स देते हैं, ये बात आप तभी कह सकते हैं जब आप ये इनकम टैक्स देते हैं, तब टैक्स पे ही उसको बोला जाता है। क्यों मार्केट में आप सेल टैक्स देते नहीं हो, एक्साइज ड्यूटी देते नहीं हो? देते हैं, वो अलग बात है। सर, आज 45 रुपए दे दिए, नहीं, पेट्रोल पे आज 45 रुपए लीटर। एक साधारण हिसाब से बताते ना, अगर मैं 12 महीने में 2% तक देता जाऊं तो वो कितना पैसा है? क्या वो पैसा निकालो ना, सिमुलेशन करेंगे, निकालो। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप बता दीजिए ना। हम बता रहे हैं ना, इतना मोटा। हाँ, थोड़ा क्लैरिफाई करूं
देखिए ऐसा है कि हर व्यक्ति डायरेक्ट टैक्स भी देता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी देता है। ठीक है। तो आज देश में करीब 37 मिलियन लोग हैं, 3.7 करोड़ जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, जो यानी कि इनकम टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स देते हैं, वेल्थ टैक्स देते हैं। हालांकि ये सब कुछ टैक्स तो बहुत खत्म हो गए। बाकी जो जनता है वो इनडायरेक्ट टैक्स देती है। इनडायरेक्ट टैक्स, आपने कपड़ा खरीदा, जूता खरीदा, कटोरी खरीदी, सब पे टैक्स पड़ता है। इन लोगों का जो कहना है कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म कर देंगे, है ना। तो यानी कि ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स है उसको खत्म करके हम सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे देंगे, ये इनका कहना है, जो मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा। तो यानी कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स जो अभी हम दे रहे हैं वो इस तरह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स, जैसे आपने सही कहा कि आपने 1 लाख लिया, फिर दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, हर बार टैक्स लगेगा। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स तो अभी भी है, तब भी रहेगा, है ना। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स का मतलब पहले भी आप 30 प्रकार के दे रहे थे, अब 30 बार दे रहे हैं। अब लेकिन एक चीज है जो मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, मैं मतलब उनकी बात रख के फिर अपने मुद्दे पे आता हूं। पहले थोड़ा सा रुकते हैं, अभी रामदेव जी का लिंक मिल नहीं रहा है, तो हम इसीलिए मैं बात समझा रहा हूं। फोनों पे ले लेंगे फिर। सवाल ये है कि अभी टैक्स इनकम पे लगता है, आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो भी एक तरह से वैल्यू एडिशन पे लग रहा है, क्योंकि वैल्यू एडिशन एक तरह से इनकम समझी जा रही है ना। तो ये सारा इनकम पे लग रहा है। लेकिन अब क्या होगा, अगर आपने स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन किया, वहां पे आपका जो ट्रांजैक्शन है उसमें 0.1% ब्रोकरेज है, अब उस पे 1% टैक्स लग गया तो सारा का सारा आपका फाइनेंशियल मार्केट पे असर पड़ जाएगा। उसी तरह आपने रियल एस्टेट में किया, वहां पे आपका 1% ब्रोकरेज होता है जो कि इनकम है, आपने 2% टैक्स लगा दिया तो आपका ये तो जो ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मार्केट है वो कोलैप्स कर जाएंगे। आपकी अर्थव्यवस्था में बड़ा जबरदस्त असर पड़ेगा इसका, क्योंकि ये इस आइडिया से जबरदस्त असर पड़ेगा कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वहां पे आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में 0.1% है, अगर आपने 0.1% पे 2% टैक्स लगा दिया तो मतलब आपका 200% टैक्स हो गया। ठीक है, है ना। तो ये जो बहुत हाई इसकी जो आलोचना पेश की, अच्छा, उसका आप जवाब दीजिए। एक और चीज मैं कह दूं, सब मिला के मत, एक बारी बारी से कर दो, टीवी है सारा घालमेल हो जाएगा। हाँ नहीं तो सही है, मतलब इतना आसानी नहीं है। यहाँ गडकरी साहब नहीं बैठे हैं, मतलब यहाँ और भी लोग हैं समझाने के लिए। ठीक है ना, उसमें क्या है? क्योंकि अभी गडकरी साहब ने अभी तक अगर उनको बात समझ में आ गई होती तो तुरंत बोल दिए होते अभी तक। ये बताइए, इसका आंसर भी दीजिए, क्योंकि हमें कंपनियां वो चलाते हैं तो इतना तो उनको पता होगा कि क्या है। 12 लाख करोड़ रुपया हमें हर साल चाहिए, जो आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए इकट्ठा होता है। इसमें एक सवाल आया, एक सेकंड 4 सवाल है तो एक बार जवाब। हाँ, एक और सवाल है, जो 12 लाख करोड़ का बात किया, तो एक अभी SMS आया है कि ये जो 12 लाख करोड़ की गणना आपने की है, कैलकुलेशन, क्या सिर्फ रिसीविंग पर 2% टैक्स लगाकर किया है या हर तरह के ट्रांजेक्शन जितना हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं? 12 लाख करोड़ जो टैक्स है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है, ऐसा कहना है। ये टैक्स रेवेन्यू देश का, उसमें 7.6 लाख करोड़ कुछ इनडायरेक्ट है और बाकी डायरेक्ट टैक्स आता है। तो इनके पहले जवाब देने का अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, लेकिन वो अच्छा असर पड़ेगा। आज ये कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर में इतने तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स चुकाने की, टैक्स नहीं देने की ज्यादा आदत है। उसके ज्यादा वेज ढूंढ रहे लोग, वो नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों को टैक्स देना, फिर उसका कंप्लायंस देना, उसको कोई रिकॉर्ड बनाना, उसका रिटर्न भरना, ये सब निकल जाएगा। ये अभी जापान वाले तोमर साहब से मैं पूछ रहा था, उनको भी हिसाब रखना पड़ता है। देखिए, टैक्स बैंक इनकम टैक्स दफ्तर नहीं है। अगर वो टैक्स कहीं मेरा ट्रांजैक्शन टैक्स ले रहा है, उसका प्रमाण तो हमको जाके कमिश्नर साहब को देना पड़ेगा। क्या बता रहा हूं, समझो पोजीशन क्या है। ट्रांजैक्शन 2 रुपया कटेंगे आपके अकाउंट से। जब 100 रुपए का चेक दिया तो वो 2 रुपए में से 70 पैसे तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे। बैंक डिडक्ट कर सकती है, RTGS कर सकती है। उसमें से 35 पैसे जो है वो बैंक को जाने वाले कमीशन के लिए, 35 पैसे जाएंगे लोकल बॉडी को और 60 पैसे जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को। तो 2 रुपए, सुनिए बात सुनिए, 2 रुपए कह लीजिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन का ना कोई RTGS ट्रांजैक्शन है, जैसे बैंक में आ गया वो इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी उसका फायदा बोलता हूं, उसका फायदा बोलता हूं ना। इसका मतलब हर लेवल पे अभी आज हर स्टेट में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन अभी एक कोई बिस्किट खरीदता है गांव में देहाती आदमी, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्साइज और टैक्स जाता है, वो आता है स्टेट में, वो गांव में रहता है, वो पैसा रहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस पे आप सवाल करें। एक सवाल ये है कि इस कन्वीनियंस का कॉस्ट हम क्यों बियर करें? हम मतलब कौन? नहीं, वो आपने कहा नागरिक को करना पड़ेगा ना। सुनिए तो सही, आज भी कर रहे हैं। आप सुनिए। हाँ बोलिए। आपने कहा कि हम 32 तरह के डायरेक्ट, 56 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म कर दिया। इसकी जगह हमने 30 बार हमारे पास पैसा आया जो जमा हुआ बैंक में, उस पर 30 बार हमने टैक्स दिया।
हमारा कन्वीनियंस क्या है? हमको रिटर्न नहीं फाइल करना आपके हिसाब से, कंप्लायंस नहीं हमको करना कहीं भी जाकर के ये नहीं बताना कि हमने ये टैक्स पे किया है। ये सारा कुछ बैंक अपना सिस्टम तैयार करेगा और बैंक बता देगा कि अमुक साहब हैं, इन्होंने टैक्स पे कर दिया है। ये हमारी कन्वीनियंस है, इसकी हमको भारी लागत चुकानी है। आज हम जो पे कर रहे हैं उसकी वो भी हम खर्च कर रहे हैं और वहां जो पे कर रहे हैं वहां भी खर्च कर रहे हैं। ठीक है, आप रामदेव बताइए जी हैं हमारे simplicity साथ लाइन पर हैं। अरे वाह। हाँ ठीक है, देखिए, पर फिस्कल फेडरलिज्म की बात उन्होंने कही कि कैसे स्टेट और सेक्टर के बीच में शेयरिंग होगा। ठीक है। वो तो आज भी है कि हमारा फाइनेंस कमीशन है, वो बताता है कि किस तरह से शेयरिंग होगा। तो शेयरिंग तो आज शेयरिंग भी है, भीख उसमें मांगनी भी पड़ती है, आज भीख मांगनी पड़ती है। ये भाषा का इस्तेमाल ना राज्यों- करें। नहीं, राज्यों को ये जो- मांगना ये जो पड़ता है। राजनीति चलती है ना, इसका इसकी असलियत राज्यों को मांगनी पड़ती है, पैसे मांगने पड़ते हैं। भीख नहीं मांगनी पड़ती है। ये संवैधानिक व्यवस्था है, संवर्ती सूची में तो ये जाता है। जिसको इतना बहुत स्वाभिमान का है तो कह दीजिए कि व्यवस्था से अलग ही हो जाए। ऐसा होता नहीं है सर, शेयरिंग होता नहीं है। आप कैसे कहते हैं? नहीं, ये नहीं चलेगा। नहीं आता नहीं। एक सवाल ये है कि देखिए, टैक्स दोनों में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं है, वो भी टैक्स है, ये भी टैक्स है। ये कहना कि टैक्स नहीं देना नहीं, ये पड़ेगा, कह रहे हैं इनकम टैक्स खत्म हो गया, 33%, 30% खत्म हो गया। सब टैक्स है, लेकिन ये जो टैक्स टैक्स तो दे रहे हैं ना, बैंकिंग टैक्स तो ट्रांजैक्शन बैंकिंग आपको टैक्स तो देना ही देना है। वो व्यक्ति नहीं, टैक्स किसने दूसरे कह रहा है फॉर्म कि में दे रहा टैक्स है। मुक्त भारत वो भी हाँ, टैक्स है। ये टैक्स मुक्त भारत नहीं है नहीं, ना। आपको हर जगह सर, टैक्स नहीं देना है, रिसीविंग में सर, देना मैं- है। ओहो, समझ रहे हैं? हम 10 मार्केट फार्म में देना नहीं याद है, है। आप खरीद सीधी सी करेंगे, बात टैक्स बताइए नहीं ना, देना है। आप नहीं। 30% आप एक ये बार बताइए देते कि हैं। आप 5 फार्म की जगह 1 फार्म कर रहे हैं या फार्म है 6 नहीं, फार्म खरा फार्म है खत्म नहीं, समझ ऑटोमेटिक में डिडक्शन नहीं। है फार्म के। राम चलिए, वो तो चलिए, कंप्यूटर के राम द्वारा जी हो का जाएगा। ठीक है, नहीं सुन क्यों लीजिए, आप सवाल पहले पूछिए। लेकिन सवाल ये रामदेव जी अब टैक्स तो सवाल है। का जवाब देंगे ना, वो डिफेंडर हैं उसके। रामदेव जी पहले सुनिएगा सवाल शिशिर सिन्हा का और फिर जवाब दीजिएगा। पहले पूछिए जरा, सुन जी, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ रामदेव जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप टैक्स मुक्त भारत की बात कर रहे हैं या टैक्स सरल करने की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं? मैं इस पूरी प्रक्रिया को 2 वाक्यों में कहूंगा: इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ऑटोमाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन। ये 2-3 शब्दों में पूरी बात है। एक साथ हमें अपनी बड़ी करेंसी को वापस लेना पड़ेगा। स्वीडन में जब 2% करेंसी के ऊपर वहां की इकोनॉमी चलती है और वहां पर डिजिटल जो है ट्रेल एक छोड़ करके जाती है, फ्लेक्सिबल होता है ये, वहां पर इसलिए करप्शन का मामला बहुत कम हो गया है। मैंने एक साथ हमें बड़ी करेंसी वापस लेना पड़ेगा, जो कि हमारे 500 और 1000 की देखे तो 82% हमारी इकोनॉमी में है। और एक तरफ ये टैक्सेशन लाना पड़ेगा। तो टैक्स फ्री भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम, टैक्सेशन के सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं। हाँ। और पूरी दुनिया में भारत का, ये मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने माना है कि 62.8% रामदेव जी, हमारा मेरा एक टोटल सवाल टैक्सेशन है कि होता ये है। व्यवस्था बहुत सुनने में अच्छा लगता है, दुनिया के किसी भी देश ने इसको नहीं अपनाया। अगर मैं दीपक जी की बात करूं, इनका प्रेजेंटेशन मैंने आज सुना है कि ब्राजील में ये व्यवस्था शुरू की गई, वो खत्म कर दी गई। उसके बाद दुनिया के किसी भी देश ने इसको नहीं अपनाया। तो अब नहीं, मैं 1 मिनट सर, मैं आ रहा हूं सर। लेकिन वो ब्राजील में भी अपनाया, तो वो एडिशनल टैक्स के रूप में अपनाया। हमारे यहाँ भी टैक्स लाया गया, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, वो एडिशनल टैक्स के तौर पे लाया गया। हमारे यहाँ जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, 1 मिनट सुन ले इनका। सुनिए, 1 मिनट, उनकी वो भी लिंक मिल गई है, शायद वो आ जाए। 1 मिनट उनको। हाँ मैं तब तक बोलता हूँ। हाँ, नहीं उनका आप फोन पे बोल लीजिए। हाँ, जो आया था, एक सेकंड, उनको पहले बंद, कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ मैं बोल सकता हूँ? जी। देखिए, मैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में पहले तो कहना चाहूंगा, अज्ञान, आग्रह, स्वार्थ या अहंकार बस कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ उसके ऊपर हम ज्यादा ना जाएं। लॉजिकली एंड साइंटिफिकली ये चीज कितनी सही हो सकती है, मैं आपको एक छोटा सा रीजन देता हूं इसका। आज भारत की जो टैक्सेशन सिस्टम है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहता है कि भारत में व्यापार करना वो 173वें स्थान पर भारत की जटिलताएं टैक्स की, 182वें स्थान पर। रामदेव जी, माने देखिए हमारी टैक्स व्यवस्था में, एक मिनट सर, हमारी टैक्स व्यवस्था में कमियां हैं, हो सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आप नया विकल्प ला रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 12 लाख करोड़ हम कर से विभिन्न मदों से उगाहते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हम बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स से इतना पैसा ले आएंगे, तो या उससे ज्यादा ले आएंगे। तो आप मुझे इतना बताइए कि ये जो पैसा लाएंगे, क्या मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी 12 महीने में 12 बार जमा हो रही है, उस पर 2% या हमने आपसे कुछ पैसा लिया जो उस पर भी 2% है ना। मतलब कुछ पैसा अगर हमने लिया है मकान के लोन के लिए, उस पर भी 2%, जो ये
जी जी, मैंने आपके एक प्रश्न सुन लिए थे, पहले मैं बैठा हुआ था टीवी सेट के ऊपर, अब मैं यहाँ पर आया, कोशिश कर रहा हूँ बात करने की। हाँ, इसका देखिए, जवाब आप यदि 12 लाख रुपए वेतन पाते हैं साल में, तो अभी आपको देने पड़ते हैं 4 लाख रुपए टैक्स के, रवीश भाई। हाँ, और इस प्रक्रिया के लागू होने पर आपको मात्र देने पड़ेंगे 12,000। तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, यदि किसी से एक दो बार उधार भी लिया अपने चाचा ताऊ से या बाबा रामदेव से, तो आपको क्या दिक्कत है? 12,000 आपने दिया, 4 लाख आपके बचे, तो एक बार आपने और दे दिया, 2-4 लाख आपने उधार दिए, तो नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं दिक्कत, सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन अभी आपने अर्थशास्त्र में आया था तो धुआंधार अंग्रेजी में जो शुरुआत की, बड़ा शानदार। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि ये जो आप कह रहे हैं कि 4 लाख जो मैं टैक्स देता हूं 12 लाख की कमाई पर, उसकी जगह मैं 12,000 टैक्स दूंगा। ये चलिए ठीक है, 2% दूंगा। ये बात पचती है, हजम होती है आप लोगों को? कैसे? एक सेकंड, आप ट्रांजैक्शंस भी करेंगे, आपकी तो आमदनी पे जो टैक्स है वो तो आपको जब मिला तब हुआ, लेकिन उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करेंगे, उस पे भी टैक्स होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू न्यूट्रलिटी। अगर आपको सेम रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो एक टैक्स से क्या रेट लगेगा, दूसरे टैक्स से क्या रेट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो रेट है वो आप इफेक्टिवली लग रहा है कम है, लेकिन वो ज्यादा होगा। इसलिए ज्यादा होगा रेट ऑफ टैक्स अल्टीमेटली, क्योंकि आपको कुछ लोगों से इतना सारा टैक्स कलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग हैं वो टैक्स नेट के बाहर चले जाएंगे, जैसे आपके जो इनडायरेक्ट टैक्स देने वाले हैं जो 97% है, तो रेट आपका टैक्स बहुत हो जाएगा। ये जो 12 लाख की कमाई पे 4 लाख जो टैक्स दे रहा हूं, वो कह रहे हैं 12,000 देने पड़ेंगे। ये बात आपको मुझे बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि एक ही बार मुझे तनख्वाह जमा कराने के बाद और कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं उसमें हर महीने खर्चा करूंगा, कुछ मेरे से और डिपॉजिट्स होंगे, कुछ लोगों को मैं रुपया दूंगा, तो ये ट्रांजैक्शन मल्टीप्लाई, कई बार उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन मैं ये बात नहीं कहता, इस टैक्स की जस्टिफिकेशन क्या है? ये जो आप ट्रांजैक्शन टैक्स लगा रहे हैं, अब जो इनकम है, नहीं, ये सबसे पहले इनको ये बताना चाहिए। अब इनकम है तो मेरी कैपेसिटी हो गई, मेरे 12 लाख रुपए इनकम है, आपकी इनकम 4 लाख रुपए है, तो मेरी टैक्स देने की कैपेसिटी हो गई, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा कमाता हूं, तो ज्यादा देंगे आप। ज्यादा दे दिया। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है उसका मतलब क्या है उसके ऊपर टैक्स लगाने का? उसका आप लोगों को कैसे समझाएंगे? अमीर गरीब सबको एक ही जद में आप खड़ा कर लगा रहे हैं। इसको एबिलिटी टू पे कहा जाता है। अब इसका जवाब दीजिए तो जरा साहब, फिर मैं आपसे एक और सवाल करता हूं आरटीजीएस वाला। जो ट्रांजैक्शन टैक्स का थोड़ा समझने की कोशिश करो। ट्रांजैक्शन टैक्स आप रिसीविंग पे ले रहे हो, आप जितने ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस पे नहीं है, जो रिसीव करेंगे उस पे ही दे रहे हो। ये मैं पहली बार क्लियर करना चाहता हूं। तो कैसे चलेगा मैकेनिज्म, जो आपका साहब सवाल था उसका जवाब है जितना रिसीव होगा उस पे टैक्स देना पड़ेगा रिसीवर को। दूसरी उन्होंने बात करी 12 लाख करोड़ की, तो एक लॉजिकल मॉडल हमने तैयार किया है। इस बुक में वो मॉडल है, आप कभी भी देख सकते हो। मैंने आज साहब को बुक सौंपी है, जिसमें लॉजिकल मॉडलिंग ऐसा किया है कि ट्रांजैक्शन कितने होते हैं आरटीजीएस के देश में आज, उसके हिसाब से पूरा निकाला हुआ है। फिर भी आज 70% इकोनॉमी देश की कैश में है, इतना समझ लो। ये सब जो बैंक की इकोनॉमी नहीं है आज पूरे देश में।